First, I would love to introduce you with a guest on set, Dr. Javed Akbar Dars, who is a psychiatrist and associate professor of psychiatry, National Institute of Child Health, Karachi. Assalamu alaikum. Welcome to the show. And then I'd love to introduce you to Professor Dr. Razaur Rahman. He's in Dean Faculty of Medical and Health Sciences, Hamdard University, Karachi. Assalamu alaikum and welcome to the show. Alright guys, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम लोग आज स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, वो एक कंडीशन है जिससे काफ़ी लोग दुनिया में इफ़ेक्ट होते हैं. देयर अबाउट वन आउट ऑफ 100 पीपल इन द वर्ल्ड दैट आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज़. और डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी फॉलो करती है इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर. और डिप्रेशन सिर्फ उदास रहना नहीं होता, एंग्जाइटी सिर्फ परेशान होना नहीं होता, स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ आवाज़ें सुनना नहीं होता, मल्टीपल या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता. There's a lot more to it and we have two experts who will explain that to us. तो इसी नोट पे मेरा पहला सवाल जो है वो डॉक्टर जावेद के लिए है कि मेंटल हेल्थ है क्या और हमारी सोसाइटी में ये क्यों ज़रूरी होती जा रही है कि हम इसके ऊपर रोशनी डालें. थैंक यू सो मच. एंड बहुत आपने सही फरमाया कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में तो आपने बताया, लेकिन मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ बहुत बड़ा है. अक्सर ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो सिर्फ मेंटल इलनेस अगर किसी को नहीं है तो हम कहते हैं कि भाई ये मेंटली हेल्दी है, लेकिन इट्स बियॉन्ड कि मेंटल हेल्थ में अगर आप सिर्फ ये देखें कि उस इंसान को डे टू डे स्ट्रेस को डील करने में कितनी मुश्किलात होती हैं, कैसे डील करता है, अपनी सलाहियतों के बारे में उसको कितना पता है, क्या जानता है, ये भी मेंटल हेल्थ में आता है. माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए कितना कारामद वो इंसान है, किस तरह से अपनी डे टू डे फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट भी मेंटल हेल्थ में ही आते हैं. और चूंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और इनफैक्ट ओवरऑल दुनिया में भी मेंटल हेल्थ को और बिलखुसूस हमारे वाले ख़त्ते में ज़रा ज़्यादा ही इसको बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं की जाती, तो मुश्किल होती है और लोगों को इसकी Why do you think that happens, doctor? Do you think that happens because there's a lot of shame and guilt associated with seeking help? मल्टीपल चीज़ें. शेम एंड गिल्ट ऑब्वियसली वो तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अवेयरनेस उतनी नहीं होना. भी नहीं है ना. अवेयरनेस अगर है तो एक्सेस उतनी आसान ना होना, तो मल्टीपल उसके अवामिल आते हैं. और काफ़ी दफ़ा मिसडायग्नोसिस भी होते हैं. आई थिंक दैट आल्सो हैपेंस. एंड मिसडायग्नोसिस से बात करते हुए अगर प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या क्रिटिकल तरीका है कि हम किस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं कि पहली बात तो ये हेल्थ कंडीशन क्या है, हम ये डायग्नोज किस तरह करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया है स्पेसिफिकली, और कितना क्रिटिकल है कि हम जल्दी उसका इलाज करें. देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि शिज़ोफ्रेनिया है क्या बेसिकली, या कैसे उसको डायग्नोज करें. तो शिज़ोफ्रेनिया को अगर बहुत आसान ज़बान में आप कहें तो ये मेंटल हेल्थ की ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का रियलिटी से टच जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाती है. बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया इफेक्ट 5 एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनालिटी. उसमें वो उसकी थिंकिंग को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से उसको सोच हो जाती है गलत, उसमें शक वहम शुरू हो जाता है, उसकी जो बोलने की जो ज़बान है उसमें बेरब्त हो जाती है. फिर दूसरा, वो उसकी थॉट के साथ साथ जो परसेप्शन है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. उसको हेलुसिनेशन होने लगती हैं, उसको चीज़ें नज़र आने लगती हैं. उसके इमोशंस जो हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. उसको खुशी या गम में कोई भी बात हो उसमें इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. और तीसरा, उसकी जो हरकत सकनात जो हैं उसमें फ़र्क पड़ता है, अजीब हो जाती हैं और बिहेवियर्स बिल्कुल डिस्टर्बेंस होते हैं. और नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी फ़हम और उसकी समझ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब हैम्पर्ड हो जाती हैं. और ये सब चीज़ें जो हैं उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि कितना क्रिटिकल है. कोई भी मेंटल कंडीशन, और ख़ास तौर पर शिज़ोफ्रेनिया का, जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो उतना बेहतर होता है. ये मरीज़ बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाते हैं, फैमिली की सपोर्ट के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बाद में जाके इंडिपेंडेंट भी गुजार सकते हैं. बट उसकी जो की फैक्टर है वो है अर्ली ट्रीटमेंट. अब से कुछ साल पहले तक ये था कि वो जो की फैक्टर है उसमें शुरू के 5 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बट अब उसको कम करके 2 साल कर दिया गया कि उस 2 साल में मरीज़ अगर आ जाए तो उसका इलाज बेहतरीन होगा. मैंने एक रिसर्च की थी हमने कि कितना टाइम लगता है मरीज़ को पाकिस्तान में डॉक्टर तक पहुंचने में. ये हमारी पब्लिश्ड रिसर्च.
तो हमने उसमें ये देखा कि मरीज़ को डॉक्टर के पास शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को पहुंचने में 3 साल लगते हैं। ओह माय गॉड, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। तो यस, उससे पहले वो बाबा इधर उधर घूम फिर के फिर पहुंचते, तो वो जो 2 इयर्स का पीरियड है, गोल्डन पीरियड है जो ट्रीटमेंट का, वो ऑलरेडी पास हो चुका होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो एक की मैसेज अगर आप समझें हम यहाँ इस फोरम के थ्रू दे सकें कि उसमें जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो, ये जो मैंने बताए हैं आपको फीचर, किसी को आपको लगता है कि ज़बान बेरब्त हो रही है, उसको आवाज़ें आ रही हैं, उसके इमोशंस में आपको फ़र्क लग रहा है बहुत ज़्यादा, वो नहीं कर रहा है, या हाँ समझ बूझ जो है उसके अंदर आपको लग रहा है कि सही नहीं है, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर रज़ा, यू नो स्पीकिंग ऑफ दिस, अगर मैं जिस तरह देखूं कि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं जिनके अर्ली साइंस आना शुरू हो जाते हैं, तो इफ़ यू हैड टू टेल आवर ऑडियंस व्हाट आर सम ऑफ द फर्स्ट साइंस कि वो जल्दी आ जाएं, बिकॉज यू नो आई मीन हैविंग वर्कड इन अ मेडिकल कंपनी माई सेल्फ, आई थिंक वन ऑफ द बिगर इशूज़ इन पाकिस्तान इज़ कि डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। COPD और एज़मा के बीच में भी काफ़ी दफ़ा इशू होता है। सो हाउ इज़ इट कि आपको पता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रही है बीमारी बिकॉज ऑफ सर्टन सिम्टम्स, या ये एक मेंटल डिसऑर्डर, कोई और मेंटल डिसऑर्डर विच इज़ परहैप्स सिमिलर? जी, मैंने जैसे कहा ना 5 एरियाज़ हैं, उनमें अगर आपको कोई फ़र्क लग रहा है कि शक वहम शुरू कर दिया है, या बेरब्त बातें हो गई हैं, या उसको आवाज़ें आने लगी हैं, तो या उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। और जैसे अज़मा का और उसका आपने कहा, तो यहाँ पे भी बहुत होता है कि शिज़ोफ्रेनिया की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। नॉट सिंपल, एक पॉजिटिव सिम्टम्स है जिसमें तो ये सब चीज़ें हो जाएगी, बट एक इसमें होती है नेगेटिव सिम्टम्स, और जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है विद डिप्रेशन। तो इसलिए अगर आपको कोई भी फीचर लग रहे हैं तो इमीडिएटली किसी भी एक्सपर्ट को कांटेक्ट करें, और वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करेगा, हेल्प कर देंगे। ऑलराइट, गॉट इट। एंड यू नो क्या ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है? क्या लोग इससे रिकवर करते हैं? आई नो देयर फैमिलीज दैट आर लिविंग अंडर मेडिकेशन विद यू नो अदर फैमिली मेंबर्स, बट हाउ डज इट हैपन? देखिए, नफ्सियात की बीमारियों में अगर देखा जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया सीरियस बीमारियों में आते हैं, उसका शुमार होता है। तनासुब भले उसका कम होता है, और अच्छी बात है, शुक्र है कि कम है, लेकिन है ये बड़ी सीरियस बीमारी। तो जैसे डॉक्टर रज़ा ने कहा कि जितना जल्दी, जैसे मिसाल के तौर पे आप आम बीमारियों को भी देख लें ना, कि अगर टाइफाइड की बीमारी का आम ले लें, उसमें कितना जल्दी अगर आप आते हैं तो आप सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें भी है ये लंबी बीमारी, इलाज लंबा चलता है, सालों तक बाज़ दफ़ा चलता है, लेकिन ये है कि हमने गौर इस बात पे रखना है और फिर कि फंक्शनल कितना जल्दी उस इंसान को किया जा सके, वो राइट टाइम पे अगर सही पे पहुंचते हैं तो फिर उसकी दवाई के बाद बेहतर होते हैं। ऑन दैट नोट डॉक्टर रज़ा, अब आपके लिए एक सवाल है कि आपको लगता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और बाकी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को? हमें किन चीज़ का लैक फील होता है, और कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं? टेल अस। देखिए, स्कूल कॉलेजेस में ऐसा सच क्योंकि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बट बहुत सारी जगहों पे क्योंकि अब अवेयरनेस फैल रही है तो वो सपोर्ट डेफिनेटली करते हैं, बट मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ को एज एन टॉपिक जो है स्कूल में थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम के अंदर, कि लोगों को, और उसमें मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल से है जी। कि जितना हेल्थी लाइफस्टाइल होगा उतना आप मेंटली हेल्थी रहेंगे, और मेंटली हेल्थी रहेगा दूसरी बीमारियों से भी बचेंगे। तो हमारे स्कूलों के जो करिकुलम में हमें जो बेसिक हेल्थी लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग, बच्चे आते हैं तो वो पता चला जी सारी रात वो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, और सुबह देर से उठते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया। बिल्कुल। मैं सिविल हॉस्पिटल जाता था, मगर जब मैं सिविल हॉस्पिटल से वापस घर जा रहा होता था तो उस वक्त जामा किलाथ मार्केट खुल रही होती है। ये हमारा पैटर्न हो गया है। तो लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है, जबकि हेल्थी लाइफस्टाइल, और पूरी दुनिया में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि जितना आप हेल्थी, नेचर से जितना आप करीब रहेंगे उतना आप हेल्थी। राइजिंग विद द सनराइज एंड गोइंग टू स्लीप विद द सनसेट। डाइट के लिए बताएं कि डाइट में हेल्थी डाइट खाएं, नेचुरल खाएं, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। ये जंक फूड जो हैं इसमें ओमेगा 6 होता है जो कि मेंटल हेल्थ और आपके ब्रेन के उसके लिए बेहतर नहीं है। और आप देखेंगे तो बच्चे आज ज़्यादातर शौक से वही खाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड करते हैं। गैजेट्स का इस्तेमाल जितना कम से कम किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो डिपेंडेंट हो गए। यस, स्क्रीन टाइम आपका एक लिमिटेड होना चाहिए कि एक ख़ास वक्त के लिए आप, क्योंकि इसमें से अब ब्लू रेज निकल रही हैं, इसमें बहुत डाटा आ रहा है कि जो, और ख़ास तौर पे बच्चों
बच्चों के लिए मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे क्लिनिक पे आते हैं पेरेंट्स, वो बच्चा तंग कर रहा है, वो मोबाइल पे एक जिंकल लगा के उसको दे देते हैं और फिर बात करने लगते हैं। वो बच्चा उसमें बिजी हो जाता है। उसमें ना सिर्फ ये है कि बच्चे में वो चीज़ें, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, डेवलपमेंट में फ़र्क। एक बच्चा अगर टॉम एंड जेरी देखेगा तो वो क्या सीखेगा उसके अंदर? उसमें वो उसने ये सीखना है कि एक छोटा सा चूहा है जिसने बड़ी बिल्ली के नाक में दम किया हुआ है, तो वो बच्चा यही सीखेगा। वो पेरेंट्स को वैसे तो नहीं कर सकता या बड़ों को नहीं कर सकता, उसने किस तरह से उनकी नाक में। तो हम अनकॉन्शियसली इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। गैजेट से बहुत सारा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम ये कहते थे कि सब्र का फल मीठा हो। अब गैजेट्स कैसे सब्र के फल को ख़त्म कर रहा है? आप गैजेट्स में देखें, जब 1G था तो तकरीबन 10-15 सेकंड लगते थे, हम वेट करते थे। उसके बाद जब ना वो टाइम कम हो के 12 सेकंड हो गया, फिर 3, अब जो G4 आया तो विद इन 2 सेकंड में अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुली थी तो आप क्या करते हैं, उसके बाद फ़ौरन अगली पे चले जाते हैं। ये तो हम कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली हमारा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गया। तो सो मेनी थिंग्स जो कि इस तरह से होती हैं जो हमें इफेक्ट कर रही है। हम कम्युनिकेट करना कम कर दिया हमने। अब हम कम्युनिकेट गैजेट्स के थ्रू करते हैं। मैं समझता हूँ मेरे जो 5000 फॉलोअर्स हैं, पता नहीं मैं कितने मेरे मिलने वाले हैं। जब मैं बीमार हुआ, दाखिल हुआ, तो मैंने कहा तो हस्पताल वालों की तो शामत आ जाएगी, इतने लोग हैं, मगर कोई नहीं आया वहाँ पे। तो इसकी सारी चीज़ें जो हैं हाइपर रियलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की हैबिट्स या हमें एक चैप्टर्स इंक्लूड करने चाहिए। एब्सोल्युटली। एक इनफैक्ट यू नो इट्स वेरी गुड दैट यू पॉइंटेड दैट। आई थिंक अब तो मेंटल हेल्थ के ऊपर कोर्सेज बन रहे हैं एंड नाउ द पीपल हु एक्चुअली गो एंड स्पीक अबाउट दीस थिंग्स एज वेल। इसमें आप ये देखें ना, यही वाली बात को डॉक्टर साहब के आगे लेके चलते हुए कि स्कूल और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट लाइक आधा नहीं तो 1/3 आपकी लाइफ इसी चीज़ों में गुजर जाती है। बिल्कुल। एंड मेंटल हेल्थ की अगर जो भी बीमारियां, डिसऑर्डर्स जो भी हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें तो वो शुरू से ही, चाहे आप बुलिंग से लेके स्कूल से करके शुरू करें और बाकी आगे एंजाइटी डिप्रेशन को करके देखें, या फर्दर आगे आप एज में चले जाएं, एडोलेसेंट एज में, तो सब्सटेंस यूज़ को देखें, तो ये सारी वो बीमारियां हैं जिनको, जो हम अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रहे थे, तो हम वहाँ से ही, टीचर्स की अगर एजुकेशन होती है तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को पिक किया जा सकता है कि क्या ये रवैये में क्या चेंज आ रहा है, एकेडमिक डिक्लाइन क्या आ रहा है, डिसलेक्सिया को वहाँ पिक कर सकते हैं, ADHD को देख सकते हैं। तो वो सारी टीचर्स की अगर अवेयरनेस होती है तो वो बुनियादी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। बस हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं स्टिग्मा मेंटल इलनेसेस का इन बोथ अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़? बहुत अच्छा सवाल है। स्टिग्मा के हवाले से एक तासुर ये पाया जाता है कि ये जो है ना सिर्फ रूरल पॉपुलेशन में ही ज़रा ज़्यादा है और बाकी जो लोगों में नहीं है। ऐसा नहीं है। एजुकेशन नो डाउट उसका बहुत बड़ा रोल है, वो प्ले करती है बिल्कुल, लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन में कितनी अवेयरनेस है इस हवाले से, नफ्सियात के मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, उसके बाद वहाँ का कल्चर किस किस्म का है, वहाँ के एक्सेस टू केयर यूजुअली क्या है, किस तरह से एक्सेस मॉडल है, हेल्थ का बिलीफ का मॉडल किस तरीके का है, ये सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है उसी वजह से रूरल में। और फिर आप ये मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके ज़रिए से भी अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सकता है और हुकूमत को भी, गवर्नमेंट को भी इस हवाले से ज़रा सा सेंसिटाइज किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। एंड यू नो डॉक्टर रज़ा, जिस तरह आप मुझे बोल रहे थे कि मोस्टली यहाँ पे शेम और गिल्ट और सोशल स्टिग्मा से ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज का मसला होता है। ये बात वुड यू लाइक टू एक्सपैंड ऑन दैट? हमारी जो स्टडी थी उसमें हमने देखा कि ये 3 साल क्यों लगे, उसके रीजंस पे जब हम गए तो हमारे जहन में ये था कि स्टिग्मा होगा इसलिए नहीं आते। बट नंबर 1 स्टिग्मा इन पाकिस्तान वाज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। वो लोग जो गांव देहात में कहते हैं हमारे करीब में है ही नहीं, हम कोई कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। तो दैट वाज द नंबर 1 रीज़न कि किस वजह से वो इतना देर के बाद पहुंचे। एंड डॉक्टर रज़ा, ये कितनी उम्र से आपको डेवलप हो सकता है ये डिजीज़? देखिए, डिजीज जो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में ये कहा जाता है, दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ एडोलेसेंट। अच्छा। ये जो यंग एज है, एडोलेसेंस शुरू 17 ईयर्स के बाद से शुरू होता है और तकरीबन 17 to 30 इज़ द एज ऑफ ऑनसेट। और जितना अर्ली ऑनसेट होगा उतना उसकी जेनेटिक लोडिंग ज़्यादा होगी, उतना उसका सीवियरिटी ज़्यादा होगी। वन वुड नेवर थिंक कि 17 साल की उम्र, मतलब कैन आई जस्ट पॉइंट आउट कि बच्चे तो आजकल जिस तरह रिक्रिएशनल ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, I mean, I think I should point it out. Does that not make it worse? 17 to 30 के बीच में ही होता है ये सब। एक रिसर्च है स्वीडन के अंदर ये हुई थी, सोल्जर्स के ऊपर हुई थी। ये देखा गया था कि जो लोग कैनबस से ज़्यादा यूज़ करते हैं
उसमें एक बहुत क्लोज एसोसिएशन है उसमें शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम या शिज़ोफ्रेनिया और कैनबिस के यूज़ के बाद भी अक्सर ऐसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं जो एक कन्फ्यूजन होता है जिसमें कि ये शिज़ोफ्रेनिया यस, ओह माय गॉड। जो ड्रग्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स करीब तरीन होते हैं शिज़ोफ्रेनिया के वो कैनबिस की वजह से होते हैं और कैनबिस इज़ वन ऑफ द एंड कैनबिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रग प्रीटी मच और एवरीवेयर। ये एज भी जैसे 17 की एज जो है वो थ्रिल सीकिंग एज है। इट्स एक्चुअली अ ग्रोइंग एज एंड यू नो एक्चुअली other than this I would love for you to tell me what you were telling me कि हम अपनी can that be the ending message doctor what you were telling me in the commercial break कि हमारे brain के अंदर एक growth factor होता है जिससे हमारा brain develop हो सकता है। नहीं वो I think it will help। नहीं मैं आपसे कहा ना लाइफस्टाइल जो है लाइफस्टाइल में जो डाइट है आपकी आपका स्लीप पैटर्न है इंटरेक्शन है सोशल बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल कॉन्टैक्ट हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक्सरसाइज करें रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये बाकायदा मेरी अपनी एक मैंने आपको बताया था स्टूडेंट है उसको हमने एक एमफिल के थीसिस कराए थे जिसमें हमने ये देखा था कि एक ग्रुप जो है उसको हमने एक्सरसाइज कराई तो उससे वो ग्रोथ फैक्टर्स पैदा होते हैं ब्रेन के अंदर जो कि मेडिसिन से या दूसरी चीज़ों से हो सकता है। पुराने ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो ये कॉन्सेप्ट रहता कि ब्रेन इज़ अ फिक्स्ड टिश्यू उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती बट अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है ब्रेन में भी रिजनरेशन हो सकती है। ग्रेट सो वी नीड दैट मैसेज टुडे। इसमें कैन आई टेक एन एंडिंग मैसेज फ्रॉम यू एज वेल? एक सिर्फ ऐड कर दूं वो ये है कि डॉक्टर साहब का मकसद ये हरगिज नहीं है कि अगर किसी को शिज़ोफ्रेनिया है तो सिर्फ एक्सरसाइज ही कराते रहें। ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, ठीक है। इसका इलाज जो है वो बुनियादी तौर पे अद्वियात से है। अच्छा ठीक है नफ्सियात के अद्वियात हैं और ये बाकी जो चीज़ें हैं हेल्दी डाइट है एक्सरसाइजेज हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो इसको मज़ीद और बेहतरीन करेंगे। All right, thank you so much Dr. Raza and Dr. Javed for being on the show, for educating me as well and educating our audience and awareness फैलाने के लिए। Well, let's hope we can tackle this disease together and you know make mental health a better and more acceptable notion here. Thank you so much for being on the show. Thank you.